ईडूटेरिया बीपीएससी एडीओ समान अध्ययन टेस्ट पेपर 1। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी एडीओ एग्जाम जो हाल ही में होने वाला है, उस एडीओ एग्जाम के लिए ईडूटेरिया का समान अध्ययन सेट नंबर 1 को, जो कि बिल्कुल आपके एडीओ एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपसे निवेदन है इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिए, एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक मिलता रहे। इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे ईडूटेरिया बिहार स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का भी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस सेट 1 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका हेमिस, यानी ऑप्शन नंबर ए हेमिस है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। किबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ स्थित है? मणिपुर में। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें देखिए स्थानांतरित कृषि दिया हुआ और विभिन्न क्षेत्र में किस प्रकार का स्थानांतरित कृषि का नाम होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर पूर्वी भारत में कहा जाता है झूमिंग, यानी 1 का 3। थोड़ा से ऊपर कर लेते हैं, 1 का हो जाएगा 3, 1 का 3। मैक्सिको में कहा जाता है मिल्पा, ब्राजील में रोका और हिमालय पट्टी में खील कहा जाता है। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1, सी का 1, सी का 1 और डी का हो जाएगा डी का 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ जल डमरू मध्य दिया हुआ है और एक तरफ स्थिति। तो जिब्राल्टर जल डमरू स्थल जो है ये भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर के बीच बिल्कुल सही है। कुक तस्मान सागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, ये भी बिल्कुल सही है। मलक्का जावा सागर तथा बंगाल की खाड़ी, ये भी बिल्कुल सही है। डोवर जो है उत्तरी सागर प्रशांत महासागर, ये गलत है। उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नंबर 4 है, गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। गोदावरी नदी की सहायक नदियों की अगर बात करें तो इसमें इंद्रावती, बेन गंगा और पेन गंगा, वर्धा और मंजीरा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व के कितने ऐसे भू अपशिष्ट देश हैं जो दोहरे भू अपशिष्ट हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। एक है उज्बेकिस्तान, दूसरा है लिंचेस्टीन। कौन सा? उज्बेकिस्तान और लिंचेस्टीन। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोरियलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पर होता है, यानी सबसे कम प्रभाव कहाँ पर दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ध्रुवों पर क्या होता है? बहुत अधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर कम, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं। पहला कथन दिया हुआ है कि सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है, बिल्कुल सही कथन है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जबकि द्वितीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट भी है कि निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? तो ऑप्शन दिया है बुलर झील, कांवर झील, भोजताल झील या फिर नक्की झील। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांवर झील, जो कि कहाँ स्थित है? बेगूसराय बिहार में, जो कि एक गोखुर झील भी है। भोजताल, ये जो भोजताल झील है ये कहाँ स्थित है?
तो ये भोपाल में, और नक्की झील है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 9, चंबल, हिंडन और टोंस नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल, हिंडन, टोंस ये सब है यमुना की सहायक नदी। और कौन कौन सी नदी होती है? तो बेतवा, केन, गिरी, सिंध ये सभी यमुना की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी की सहायक नदी की अगर बात करते हैं तो कावेरी की सहायक नदी में कौन कौन सी नदियां होगी? तो कावेरी की हो जाएगी हेमावती, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है। और महानदी की सहायक नदी में जोक, तेल ये सब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यमुना। क्वेश्चन नंबर 10 है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। तो पहला कि महानदी गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बिल्कुल सही है। पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर। और नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। हिमालयी क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ये कथन गलत है, ठीक है। हिमालयी क्षेत्र में हमें हिमालय मिट्टी मिलती है, यानी कैसा? चट्टानी मिट्टी। उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी के बने होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा, जो सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, राम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है तो राम का प्रतिबिंब दर्पण या प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो राम तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर हो जाएगी। मानिए प्रतिबिंब है तो राम यहाँ से प्रतिबिंब से 6 मीटर है, नजदीक जाएगा 2 मीटर, तो इसमें इसकी दूरी भी घट जाएगी, ठीक है। तो टोटल 8 मीटर हो जाएगा, 4 मीटर 4 मीटर 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, बिल्कुल सही है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी कहते हैं, बिल्कुल सही, जिसके बारे में पता लगाया था और क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने। ऑप्शन 3 है कि विद्युत धारा का प्रयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्यस्था सीमा के अंदर प्रतिबल एवं विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इसे डैश का नियम कहा जाता है। तो ऑप्शन है हुक का नियम, लेंज का नियम, पवाशो का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुक का नियम। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिया हुआ विद्युत के ऊष्मीय प्रवाह, विद्युत के चुंबकीय प्रवाह, विद्युत के रासायनिक प्रवाह, या फिर इनमें से एक से अधिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत के रासायनिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 16 काफी इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? तो इस तरह से अंगूठा नीचे की तरफ रहता है और इस उंगलियां इस तरह से, इसके नीचे एक तार। तो अंगूठा जो नीचे की तरफ होता है ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है विद्युत धारा की दिशा को, इन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ है धातु, दूसरी तरफ है अभिक्रिया। तो पोटासियम और जो सोडियम है ये दोनों धातुएं जो है ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, ठीक है। यानी ए का 4, तो ए का 4 देख लीजिए ऑप्शन किसमें, डी छट गया, सी भी, बी भी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर जो है ये क्या है, तो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि आयरन जो है भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 है, अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में सोना, कॉपर और आयरन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, तो विरंजक चूर्ण तो CaOCl2
बेकिंग सोडा, चलिए देख लेते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा होगा NaCO3, धोने का सोडा NaCO3, Na2CO3, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो CaSO4 इंटू हाफ H2 यानी कैल्शियम सल्फेट हेमिडेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का पीएच मान होता है। तो प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार जो है इसका लवण का पीएच मान होता है 7 से कम, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम। ठीक है, और ये कैसा होगा, तो ये अम्लीय होता है। अगर प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल रहेगा तो इसका पीएच मान जो है 7 से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है Zn प्लस CuSO4, तो बनता है ZnSO4 प्लस Cu। देखिए इसमें जो ये जो तत्व है इस यौगिक से एक तत्व को बाहर कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा अभिक्रिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन जैव उत्प्रेरक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, सही मिलान करें। कंदुक खलिका संधि, ये क्या होगा, तो कंदुक खलिका जो संधि है ये हो जाएगा सभी दिशाओं में गति। ठीक है, धुरांग संधि, तो धुराग जो संधि है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आगे पीछे एवं दाएं बाएं गति। हिंज संधि एक दिशा में गति, और अचल संधि ऊपरी जबड़ा एवं कपाल के मध्य संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते ऑप्शन नंबर बी 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है सही सुमेलित करें। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2, थैलेसीमिया इसके कारण क्या हो जाता है, तो रक्त अल्पता हो जाती है यानी रक्त की कमी। फिनाल कीटोनूरिया इसके कारण मानसिक दुर्बलता आ जाती है, यानी बी का 3 और ए का 4। वन अंधता, तो वन अंधता के कारण क्या हो जाता है, तो वन अंधता के कारण जाता है व्यक्ति जो है लाल एवं हरे रंग में क्या नहीं कर पाता, विभेद नहीं कर पाता है। और हीमोफीलिया क्या है, तो रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है। तो देख लीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है किस प्रकार की कोशिका सभी अंगों एवं उत्तकों को उत्पन्न कर सकती है। तो ऑप्शन है शुक्राणु, अंडाणु, स्टेम कोशिकाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टेम कोशिकाएं। ठीक है, क्वेश्चन 26 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं, सूची को मिलाते हैं। तो रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज यानी 3 नंबर। उसके बाद दिया हुआ है जेई पुरकिंजे, इसने किस चीज की खोज की है, तो जेई पुरकिंजे जो है जेई पुरकिंजे जीव द्रव्य की। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है रॉबर्ट ब्राउन केंद्र की खोज। ठीक है, अब बिरचो कोशिका सिद्धांत। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 3, 4, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आईवीएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि आईवीएफ का पूर्ण रूप जो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है। इसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन मादा में होता है, ये कथन गलत है, मादा में नहीं बल्कि टेस्ट ट्यूब में ही होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 है भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को कहते हैं। ऑप्शन है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपीरेशन, पेरिस्टेल्टिक संचलन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेरिस्टेल्टिक संचलन। ठीक है, और जो आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर। मुगवा से शुरू होकर कहां तक, एनस तक। क्वेश्चन नंबर 29 वर्गीकी
संवर्ग के सही क्रम की पहचान करें। तो देखिए इसमें जो होता है पहले होता है किंगडम यानी जगत, उसके बाद फाइलम होता है संघ, किंगडम के बाद फाइलम संघ, उसके बाद होता है ऑर्डर, ऑर्डर कहते हैं क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर होता है क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद होता है कुल वंश जाति, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी जगत संघ वर्ग, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद कुल, कुल को फैमिली कहा जाता है, वंश यानी जीनस और जाति स्पीसीज, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्जी बॉडी। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कमेंट में करना है। क्या देना है, कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, इसके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, और जो भी सही कमेंट करेगा उसका पिन कर दिया जाएगा कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए सुसीम तो है ही संबंधित, सांची नहीं है, इसे 3री शताब्दी में अशोक ने बनवाया था। ठीक है, सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी में बनाया गया। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बिल्कुल है, 150 ईस्वी के आसपास इसे रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया था। विष्णुगुप्त चाणक्य दरबारी क्या थे, सही दरबारी थे, और इनके प्रताप से यानी विष्णुगुप्त कौटिल्य के प्रताप से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की थी। कब, तो 322 से 198 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुसीम बिंदुसार का सबसे ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा बेटा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। तो ऑप्शन है हाथी, घोड़ा, बैल या फिर कुत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा के बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन सुत कोडरा से क्या मिला था, तो घोड़े की हड्डी का साच मिला था। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। तो ऑप्शन है कृष्णदेवराय, हरियर बुक, और दूसरा है बुक्का, तीसरा है यानी चौथा ऑप्शन है देवराय प्रथम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे प्रतापी शासक थे, और ये तुलुप वंश के थे। किस वंश से, तुलुप वंश के। इन्होंने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि, तो आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और इन्होंने हजार मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। और अगर बात करें विजयनगर के स्थापना, तो विजयनगर का स्थापना हरियर और बुक्का ने 1336 में इन दोनों भाइयों ने किया था। ठीक से लिख देते हैं, हरियर बुक्का किया था 1336 में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है इसमें कि कृष्णदेव राय के दरबार में 2 पुर्तगाली यात्री आए थे, एक था बारबोसा और दूसरा था डोमिंगो पायस। तभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, नेताओं की सूची 1 को उसके क्षेत्र की सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ दिया है सूची 1, सूची 2, तो वीर कुंवर सिंह ये जगदीशपुर के नेता थे। हजरत महल, बेगम हजरत महल लखनऊ, खान बहादुर बरेली और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। तो देख लीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सी में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 35 है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा समाज सेवा और शिक्षा हेतु किस संगठन को स्थापित किया गया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित किया गया था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में। 1905 में ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट था और कभी पूछ जाता है। रामकृष्ण मिशन तो 1897 में स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 36 है लॉर्ड मेयो 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कथन दिया हुआ है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, बिल्कुल सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, बिल्कुल सही था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये भी बिल्कुल सही है। और इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगर बात करें लॉर्ड मियो के बारे में, तो लॉर्ड मियो ने 1872 में क्या किया था, प्रथम जनगणना करवाया था। 1872 में प्रथम जनगणना, और अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 काफी इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए भी और बीपीएससी एडीओ के लिए भी। ये क्वेश्चन आपको आपके किसी भी सेट में देखने को मिल सकता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए किया गया था? तो ऑप्शन दिया है बज्जी के लिए, लिच्छवी के लिए, अंग के लिए और गिरिवज के लिए। 16 जनपदों में से किसके लिए किया गया था? तो बज्जी के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन दिया हुआ है शाह आलम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या फिर जहांदार शाह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह। यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था और इससे 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने चुरा के लेकर चला गया। क्वेश्चन 39 है बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चेरो वंश की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी। बिल्कुल सही है दिया हुआ। चेरो राज्य से संबंधित क्षेत्र शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू और वाराणसी का क्षेत्र था। यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 है कि चेरो वंश का मुख्यालय बिहिया यानी भोजपुर था। यह भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सही। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित का मिलान करें। तो चलिए मैच करवाते हैं। पहला है पीटर मुंडी की बिहार यात्रा, ये 1632 में हुआ था। बिल्कुल सही है। गोल घर का निर्माण 1786 जॉन अगस्टिन के द्वारा हुआ था। बिल्कुल सही है। कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा ये हुआ था कब? ये हुआ था 1939 में। और फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन 1940 में। तो देख लीजिए ए का 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 41। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति निम्नलिखित में से किसके मुख्य देवता थे? तो ऑप्शन है यज्ञ के देवता, युद्ध के देवता, जल के देवता या फिर सृजन के देवता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सृजन के देवता। युद्ध के देवता इंद्र कौन थे? इंद्र, जिसे पुरंदर भी कहा जाता था। यज्ञ के देवता अग्नि, यज्ञ के देवता अग्नि। जल के देवता वरुण, जल के देवता वरुण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। निम्नलिखित लड़ाइयों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो बांडीवास की लड़ाई 1760 में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। बेदरा की लड़ाई 1759 और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1767 से 69 में। तो देख लीजिए पहले कौन हो जाएगा? प्रथम कर्नाटक युद्ध। 2 नंबर जिसमें होगा, 1 तो कट गया। उसके बाद आया था 2 के बाद 1, 2 के बाद 1, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी 2, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? तो ऑप्शन है सावित्रीबाई फूले, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट या फिर सरोजनी नायडू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सावित्रीबाई फूले ने किया था। और इन्होंने 1848 में, सन 1848 में पुणे में, कहाँ पे? तो पुणे में बालिकाओं के लिए एक विद्यालय खोली थी। क्वेश्चन नंबर 44। लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1878 का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है अंग्रेजी अखबारों की सहायता करना, प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, प्रेस की स्वतंत्रता को कम करना या फिर भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था और लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे बंद किया गया था कब? 1881 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। क्वेश्चन 45 है कि अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो ऑप्शन है सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए, बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवाद को रोकने के लिए, ऑप्शन सी है प्रशासनिक सुविधा के लिए या फिर ऑप्शन डी पृथक निर्वाचन देने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशासनिक सुविधा के लिए किया था। ठीक है। और ये हुआ कब था बंगाल विभाजन? 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। इंडिया डिवाइडेड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार एसआई के लिए भी और एडीओ के लिए भी।
पुस्तक जो है इंडिया डिवाइडेड निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा 46 इस तरह से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, हम भी तो देखें आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन है इलाहाबाद, मद्रास, नागपुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 1886 का जो अधिवेशन था दूसरा, ये किया गया था कोलकाता में। कहाँ पे? तो कोलकाता में किया गया था, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्षता किए थे, यानी अध्यक्ष भी थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48। पार्लियामेंटो सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या को क्या कर दिया गया था? तो ऑप्शन है घटा दिया गया, बढ़ा दिया गया, वही रखा गया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ा दिया गया था। 16 सदस्य था, इसे बढ़ाकर 60 कर दिया गया था, ठीक है। और पार्लियामेंटो सुधार जो है किस लिए था? सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए भी है, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या कथन सही है? तो गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी, ये कथन गलत है। उन्होंने 1924 में बेलगांव, कहाँ पे? तो वेल गांव में अध्यक्षता की थी एक बार, ठीक है, 1924 में, जो अब कर्नाटक में है। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन एक बार हुआ, ये भी गलत है। 3 बार हुआ है, 1912 बांकीपुर में, 1922 गया में हुआ था, और 1940 में कहाँ हुआ था? तो 1940 में जो हुआ था ये हुआ था रामगढ़ में। कहाँ पे? तो रामगढ़ में, ठीक है। और सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद रामगढ़ अधिवेशन 1940 के अध्यक्ष बने हुए थे, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी भी गलत है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ये गलत है, एनी बेसेंट थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो अस्थायी बंदोबस्त से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है लॉर्ड कर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कर्नवालिस संबंधित है 1793। कब लगाया था? 1793 में लगाया था, पंजाब में नहीं लगा था, बाकी उड़ीसा, बिहार सब में लगा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन कौन सा विकल्प सही नहीं है, या कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पहला विकल्प है प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान, बिल्कुल सही है। पृथक निर्वाचन प्रणाली में महिला एवं दलित वर्गों भी शामिल करना, ये भी बिल्कुल सही है। संघीय लोक सेवा आयोग का स्थापना का प्रावधान, ये भी बिल्कुल सही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, ये कथन गलत है, ठीक है, ये सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जो पूछ रहा है सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 1 वर्ष का, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। किसमें? 25 से 28, ठीक है। तो धर्म प्रचार करने का अधिकार बिल्कुल सही है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। समाज को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, तो ऑप्शन डी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। क्वेश्चन नंबर 54 है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है 2 माह के भीतर, 1 माह के भीतर, 3 माह के भीतर या फिर 6 माह के भीतर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 माह के भीतर। क्वेश्चन नंबर 55। संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का सबसे सम्मानित भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित ठाकुरदास भार्गव, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पंडित ठाकुरदास भार्गव। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए भाग 12 जो है वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद से संबंधित है। किससे? तो वित्त, संपत्ति, संविदा और भाग,
भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये भी बिल्कुल सही है। भाग 16 जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। और भाग 11 राज्यों के अधीन या भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये गलत है। तो भाग 11 में क्या है? तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच विधायी हुए प्रशासनिक संबंध। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है राज्यों के अधीन, ये किस में है? तो ये भाग 13 में। किस में है? तो भाग 13 में दिया हुआ है, राज्यों के अधीन भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें जो करारोपण, सरकारी व्यय, भारत की समेकित और आकस्मिक निधि, संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी विनियमन, सभी को शामिल किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 58, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा सही है? तो देखिए 5 प्रकार का रीट होता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। तो इसका जो परमादेश जारी करने का अधिकार जो है ये होगा किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो ऑप्शन दिया है नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, बिल्कुल नहीं। और प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, ये बिल्कुल सही है। अब भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य यानी टोटल 12 गो, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी दोनों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 60, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो पहले था 330 और विधानसभा निर्वाचित 1956 के बाद कितना हो गया? 318, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 318, पहले 330 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? चलिए देखते हैं। तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों पैदा करना बिल्कुल सही है। ढांचागत सुविधा विकसित करना ये भी बिल्कुल सही है। विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ाना ये भी बिल्कुल सही है। 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना ये सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62, सर्वाधिक तरक मुद्रा का रूप है। तो आरबीआई द्वारा 4 प्रकार का मुद्रा का रूप है, जिसमें एम होता है, M1, M2, M3 होता है। तो इसमें तरक मुद्रा का रूप क्या है? M1, एंड ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, नगद कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है, ये भी बिल्कुल सही है। यह राशि नगद के रूप में आरबीआई के पास रखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 एवं 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64, निम्न में कौन सा उपागम प्रोफेसर अमृत सेन से संबंधित है? तो ऑप्शन है कल्याण उपागम, सक्षमता उपागम, आय उपागम या फिर मूल आवश्यकता उपागम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सक्षमता उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कृषि क्षेत्र, लघु उद्योग, सेवा क्षेत्र या फिर भारी उद्योग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, लघु उद्योग। क्वेश्चन नंबर 66, फिलिप्स क्या कह रहा है? फिलिप्स वक्र दर्शाता है। तो ये दर्शाता है किसको? तो ऑप्शन दिया है गरीबी तथा बेरोजगारी को, मुद्रास्फीति तथा गरीबी को, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को। किसके द्वारा दर्शाया जाता? फिलिप्स वक्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 है, सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न में क्या शामिल है? तो चलिए देखते हैं पूंजीगत प्राप्तियों में क्या क्या शामिल है। तो पहला है कि ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि, बिल्कुल सही। संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि, ये भी शामिल है। और प्रत्यक्ष कर से प्राप्त धनराशि, ये शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। क्वेश्चन नंबर 68, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया था?
ये जो पुस्तक दिया हुआ है वेल्थ ऑफ नेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब दिया हुआ है। किसके बारे में? एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी या फिर सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो कभी कभी इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो द वेल्थ ऑफ नेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69, बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो ऑप्शन है अलीगढ़, लखनऊ, पटना या फिर बक्सर। ये जो आंदोलन था 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इसका जो मुख्य केंद्र था वो था पटना। सर सैयद अहमद बरेलवी ने की थी इसकी आदेश, मतलब इस आंदोलन के प्रमुख जो नेता थे वो थे सर सैयद अहमद बरेलवी। क्वेश्चन 70 है, पीएमसीएच की स्थापना 1925 में किस नाम से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भारवा कब पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे 27 अप्रैल 1917 को, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 27 अप्रैल 1917। 72 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो किस क्षेत्र से थे? ऑप्शन है छपरा, पटना, कटिहार या फिर गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छपरा। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार में खादी की काफी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ? तो ऑप्शन है मजरूल हक, जगत नारायण लाल, राजेंद्र प्रसाद या फिर ब्रजकिशोर प्रसाद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 74 है, झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के जिलों का वर्तमान समूह की पहचान करें। तो झारखंड के साथ 8 जो मतलब जिला है वो बनाता है सीमा, जिसमें हो जाएगा रोहतास, गया, कटिहार, बांका, नवादा, जमुई, भागलपुर, ठीक है, औरंगाबाद। फिर से सुन लीजिए, रोहतास, गया, कटिहार, नवादा, जमुई, भागलपुर, बांका, औरंगाबाद, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है। तो पूर्व से जो पश्चिम चौड़ाई है वो है 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई है 345 किलोमीटर। तभी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। 76, बिहार राज्य का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। तो ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिया है पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार या फिर अररिया। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तब तो मैं भी देखूं कि आप लोग पूरे वीडियो को देखते हैं या फिर नहीं। क्वेश्चन 77 है, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है विंध्यन, टर्सरी, आर्कियन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं या फिर पहाड़ियां हैं। क्वेश्चन 78 है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा नदी में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? देखिए गंगा में जो उत्तर की तरफ से नदियां आती है वह गंडक, बागमती, घाघरा, क्रमनाशा नहीं मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमनाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79। क्वेश्चन नंबर 79, बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तत्वाधान में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना की गई है? तो ऑप्शन है द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय या हर बार अलग अलग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिस्तरीय, ठीक है। ग्राम स्तर पर है ग्राम पंचायत, प्रखंड पर हो जाएगा पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 80 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के प्रमुख सुरक्षा बल विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो नाम है अदाशो कपेशा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 82 है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद सूचकांक के लिए नए आधार वर्ष के रूप में प्रस्तावित किया है। तो ये किया गया 2022-23 को, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 83। क्वेश्चन 83 है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया पटना में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पटना। क्वेश्चन नंबर 84, पंचायती राज मंत्रालय ने किस राष्ट्रव्यापी अभियान को शुरू किया है जो 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी हेतु जन योजना अभियान 2025-26 की शुरुआत का प्रतीक है? तो ऑप्शन दिया है सबकी योजना सबका विकास, ग्राम विकास देश विकास, ग्राम योजना पंचायत का विकास, या फिर ऑप्शन डी में दिया हुआ है बी तथा सी दोनों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबकी योजना सबका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। क्वेश्चन 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है दुनिया का पहला नकदी रहित यानी कैशलेस कंट्री बन गया है? तो ऑप्शन है आइसलैंड, स्वीडन, इंग्लैंड, नॉर्वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वीडन। कौन सा देश है? स्वीडन। सिक्स, निम्नलिखित में से किस देश की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में कैथरीन मार्टिना एन कोनोली ने शपथ ली है? कितना बड़ा नाम है देख लीजिए, कैथरीन मार्टिना एन कोनोली। तो किस देश की राष्ट्रपति बनी है 10वीं राष्ट्रपति? तो ये आयरलैंड की, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87। देखिए अब 87 में क्वेश्चन नंबर है केंद्रीय बजट से। 87 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों में कौन शामिल नहीं है? तो कृषि था, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम भी है, निर्यात भी है। अब संरचना नहीं है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? निवेश। क्या होना चाहिए था? निवेश, यानी ऑप्शन बी जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में असत कथन का चयन करें। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा जो है कथन असत है। सेवा निर्यात में भारत का जो स्थान है 7वां है, बिल्कुल सही है। रेलवे नेटवर्क में 4था स्थान है, ये भी बिल्कुल सही है। विदेशी मुद्रा भंडार में 3रा स्थान, ये गलत है। इसमें भी 4था स्थान पर भारत है, तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से किन देशों के मध्य सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है भारत और श्रीलंका, भारत और थाईलैंड, भारत और नेपाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये होता है किसके बीच? तो भारत और मिस्र के बीच। किसके बीच? भारत और मिस्र के बीच। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90, AI एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन है चीन, भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग क्या बताना है ऑप्शन में, यानी कमेंट बॉक्स में कि AI का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म बताना है, ठीक है, कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91, PM आशा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं कौन सा कथन इसमें से सही होने वाला है। और पूछ रहा असत कथन को चुनने, गलत कथन। तो पहला कि योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है, कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। सरकार अगले 4 वर्षों तक राज्य के तुअर, उड़द और मसूर उत्पादन का जो 100% खरीदेगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, गलत कथन नहीं है। क्वेश्चन 92 है, बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा पर कितना आवंटन हुआ है? बताइए। दिया हुआ 62,754 करोड़, 63,600 करोड़, 60,964 करोड़, या फिर 61,584 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60,964 करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च हुआ है। 93 क्वेश्चन नंबर, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि तक के लिए है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि तक के लिए? यह 2023 से 28 के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी 2023 से 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। क्वेश्चन 94 है,
2025 में बिहार से कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो कुल 7 व्यक्तियों को दिया गया था। शारदा सिन्हा, सुशील कुमार मोदी, भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार, किशोर कुणाल, निर्मला देवी और विजय नित्यानंद सुरेश्वरी को। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। शारदा सिन्हा और सुशील कुमार मोदी दोनों को मिला है मरणोपरांत। शारदा सिन्हा जी को मिला था कला क्षेत्र में और सामाजिक कार्य के लिए सुशील कुमार मोदी को लोक कार्य के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 95 है, निम्न में से किसे धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस पुरस्कार से? तो धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है ताराचंद शर्मा, मायाराम उनियाल, समीर गोविंद जमदगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 6 AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। तो ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर भारत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। इसका जो आयोजन है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। कथन बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो ये जो है गलत है। ठीक है, तो केवल एक सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 98, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC ने भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान शुरू किया है। निम्नलिखित में से इस अभियान में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन दिया है भारत, नेपाल, श्रीलंका या फिर म्यांमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार, ये शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, खेल उद्योग समाचार साइट स्पॉटिको ने 100 शीर्ष उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की चौथी वार्षिक सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार कौन 2024 में दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट है? तो ऑप्शन दिया हुआ है विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, राफेल नडाल या फिर लियोनेल मेसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर रोनाल्डो, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया। IBCA की स्थापना भारत सरकार द्वारा डैश बड़ी बिल्लियों यानी बिग कैट्स के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। तो ऑप्शन दिया है 9, 7, 5 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिस प्रश्न का उत्तर हमने आपसे कमेंट में मांगा है तो आप उस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों भी शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक आपसे निवेदन है कि इस वीडियो सीरीज को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। तब तक आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।